नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे व्याकरण का खंड चल रहा है। और व्याकरण में हमारे पिछले सेशन में हमारी जो संधि हम पढ़ रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो गया था और काफी सारे एग्जाम्पल्स भी हमने उसके कर लिए थे। और आज हम शुरू करेंगे आपकी हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक, वाक्य। तो वाक्य जो है, हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे वाक्य हम पढ़ते हैं। तो उन्हीं वाक्यों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो वाक्य क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम शब्दों को सार्थक क्रम में लगाते हैं, अर्थात शब्दों को एक ऐसे व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं कि जिसका कोई अर्थ निकले। जो एक सार्थक और व्यवस्थित क्रम में शब्दों को लगाना वाक्य कहलाता है, अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। तो इसी तरह आज हम वाक्यों को पढ़ेंगे और उनके भेदों के बारे में जानेंगे, उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो आप सभी अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे, क्योंकि कोई भी चीज केवल और केवल पढ़ने से हमें समझ में नहीं आती है। आप उसको कॉपी में लिखेंगे, घर में एक बार रिवाइज करेंगे, उससे संबंधित कुछ उदाहरण आप लिखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छे से क्लियर वाक्य आपको हो जाएंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। वाक्य विचार। तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे, वाक्यों के बारे में समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कुछ वाक्य लिखते हैं। अमित विद्यालय जाता है। अमित विद्यालय जाता है। आप सारे शब्दों को वाक्यों को एक बार पढ़िए और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चीजें। शशांक पढ़ रहा है। सभी जानते हैं है कि प्रीति अच्छी लड़की है। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो यहाँ पर आप कुछ वाक्य देख रहे हैं और इन वाक्यों में आप क्या देखते हैं कि कोई जो शब्द या पद जो है वो आपस में मिलकर एक ऐसे शब्द समूह का निर्माण कर रहा है जो पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करने में सक्षम है। अर्थात जो भी यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं उससे आपको बात का पूरा पूरा अर्थ समझ में आ रहा है और ऐसे वाक्य को, ऐसे शब्द समूह को ही वाक्य कहते हैं। और जैसे अमित विद्यालय जाता है, तो एक सिंपल
यहाँ पर अलग अलग शब्द लिए हैं, जैसे अमित विद्यालय जाता है। तो इन शब्दों के हमें बिल्कुल अर्थ जो है वो स्पष्ट हो रहे हैं, तो ये एक सार्थक अर्थ इसका निकल रहा है। तो इसको हम एक वाक्य कहेंगे, जैसे शशांक पढ़ रहा है, या सभी जानते हैं कि प्रीति अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं सबका मीनिंग है, सब अर्थ अपना पूरा पूरा अर्थ जो है वो प्रकट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इन शब्दों का जो समूह है ये वाक्य कहलाता है। तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, अगर तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो सारे शब्द जो है, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, पूरा पूरा अर्थ हमें बात का पता चल रहा है। सारे शब्द जो है वो अपना अर्थ लिए हुए यहाँ पर है। तो इसी तरह के शब्दों को जो कि आपस में मिलकर ऐसे शब्द समूह का निर्माण करते हैं जो पूरा अर्थ बताने में सक्षम हो, जो अपने जो पूरे वाक्य का सार्थक अर्थ निकालते हो, बताते हो हमें, तो इसी प्रकार के शब्द समूह को ही वाक्य हम कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा हम लिख लेते हैं कि क्या होती है वाक्य की परिभाषा। तो एक बार परिभाषा लिख लेते हैं पहले। शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है अर्थात सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाते हैं। इस तरह आप इसको लिखेंगे। तो शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप परिभाषा अपनी कॉपी में बिल्कुल इसको इसी तरह से लिखेंगे और समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और ये समाज में दूसरों से जब जुड़ा रहता है तो वो दूसरों से
बातचीत करने का प्रयोग करता है ना। तो बातचीत करने से क्या होता है, बातचीत करने के लिए बहुत ध्वनियां, हमारी ध्वनियां वह निकालता है, और इन्हीं ध्वनियों से को हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों का जो सार्थक, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो एक छोटा सा, अगर आप एक छोटी सी ये लाइन आप याद कर लो, तो फिर क्या होता है कि हमें याद रहता है कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, और वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हमने पढ़ ली। उदाहरण के लिए भी हमने बहुत सारे, इससे पहले एग्जाम्पल के लिए हमने सेंटेंस लिख लिए थे। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि उपवाक्य क्या होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं उपवाक्य क्या होते हैं। अभी हमने वाक्य के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे कि उपवाक्य क्या होते हैं। तो उपवाक्य अर्थात जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, जिन जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, भाव व्यक्त होता है, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं जाता, यदि वह लिखता, आदि। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, जो आंशिक भाव प्रकट करते हैं, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। तो उपवाक्य के दो भेद बताए गए हैं। उपवाक्य के भेद, तो उपवाक्य के यहाँ पर हमें दो भेद बताए गए हैं। उपवाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? एक तो प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। देखिए, प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जो पूरे वाक्य में अगर अलग भी लिखा जाए तो इसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अर्थात अगर हम इसको अलग से भी लिख देते तो इसका जो अर्थ है वो दूसरों पर आश्रित नहीं होता है, इसीलिए इसे प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। और दूसरा, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको इन दोनों का देती हूं। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है।
यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वाक्य में दो तरह के यहाँ पर अलग अलग वाक्य लिखे गए हैं कि मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं नहीं जानता, जो पहला यहाँ पर सेंटेंस है, जो पहला वाक्य यहाँ पर है, उसको हम प्रधान उपवाक्य कह सकते हैं। क्योंकि इसको हम, जैसे कि मैंने बताया, प्रधान उपवाक्य को किसी दूसरे उपवाक्य की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका स्वयं का अर्थ होता है। जैसे मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता शब्द आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं, अलग से भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कि वह कैसा आदमी है, ये जो वाक्य यहाँ पर है, ये इस वाक्य के बिना कंप्लीट नहीं है, इस वाक्य के बिना पूरा नहीं है कि वह कैसा आदमी है। तो इसके पहले भी हमें मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है, तो इसको हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे, क्योंकि ये अपने पहले वाले सेंटेंस पर आश्रित है पूरी तरह से। तो इस तरह हमने सबसे पहले वाक्य पढ़े और फिर वाक्य का यहाँ पर वाक्य के बारे में, पहले वाक्य की परिभाषा हमने पढ़ी और हमने फिर उपवाक्य पढ़ा। अभी हम वाक्य के घटक पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप सभी सुनिएगा। वाक्य के घटक, वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं। तो वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग या दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। कौन कौन से दो घटक होते हैं? उद्देश्य और विधेय। इस चीज को बिल्कुल हमेशा याद रखिए। वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। अब ये उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होते हैं, चलिए पहले उद्देश्य के बारे में लिखते हैं। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य से ही आपको पता चल रहा होगा कि जब हम किसी भी वाक्य में जिस भी व्यक्ति, वस्तु, विषय के बारे में कुछ कहते हैं, किसी के बारे में भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई विषय हो, उसके बारे में जब हम कुछ कहते हैं तो वह उद्देश्य कहलाता है, कि जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु, विषय में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात उद्देश्य अर्थात जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम उद्देश्य को कर्ता भी कह सकते हैं, उद्देश्य को हम कर्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि जब जिसके बारे में बात होगी वही उद्देश्य होगा, अर्थात वही कर्ता जो होगा वही उद्देश्य होगा। जैसे राम बाजार जाता है। राम बाजार
जाता है। तो इस वाक्य में राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम बाजार जाता है, या सीता गाना गाती है। तो यहाँ पर सीता के बारे में बात की जा रही है, सीता गाना गाती है। तो वाक्य में हमने कहा कि जिस वस्तु के बारे में या विषय, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए उसको हम उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पर राम और सीता जो है वो क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर राम और सीता क्या है, क्या है, उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उद्देश्य विस्तार, उद्देश्य विस्तार भी एक टॉपिक होता है यहाँ पर। उद्देश्य का विस्तार हम कैसे करते हैं, बिल्कुल उद्देश्य के नीचे ही इसको लिखेंगे, उद्देश्य विस्तार। क्या होता है उद्देश्य विस्तार? जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता बताए। कोई भी शब्द या शब्द समूह जब उद्देश्य की विशेषता को बताते हैं उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। और यहाँ पर कुछ पहले लिख लेते हैं इसे। जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता बताते हैं उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। तो इसको बिल्कुल उद्देश्य के साथ ही आप लिखेंगे, अलग से थोड़ा सा हेडिंग डाल के। उद्देश्य विस्तार अर्थात जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता को बताते हैं उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। जैसे चंचल बालक दौड़ता है। अगर केवल बालक की बात करूं, बालक दौड़ता है, तो ये तो उद्देश्य हो गया। यहाँ पर बालक दौड़ रहा है, बात बालक के बारे में की जा रही है। लेकिन बालक की विशेषता बताने वाला शब्द है चंचल। तो चंचल बालक दौड़ता है, अर्थात जो चंचल शब्द है ये उद्देश्य विस्तार है। ठीक है, और इसी तरह अर्थात ये बालक की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए इसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। और फटाफट इसको एक बार, जैसे हमने यहाँ पर उद्देश्य पढ़ा, ये हमारा पहला घटक है वाक्य का। अभी हम वाक्य के दूसरे घटक को पढ़ेंगे, विधेय। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य अर्थात जिसके बारे में बात की जाती है सेंटेंस में, जिस भी विषय या जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं, वाक्य में उद्देश्य के विषय में, अर्थात कर्ता भी कह सकते हैं, उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। क्योंकि वाक्य पढ़ रहे हैं तो वाक्य के घटक को पढ़ना तो जरूरी है, और
वाक्य के हमने दो घटक यहाँ पर पढ़े, उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले उद्देश्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है, और विधेय अर्थात जो बात हम उद्देश्य के बारे में कहते हैं उसे विधेय कहा जाता है। तो विधेय, जैसे बिल्कुल पहले वाला सेंटेंस लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। तो यहाँ पर राम को हमने कहा था कि राम जो है वो उद्देश्य है, अर्थात राम जो है वो करता है, करता ही उद्देश्य होता है, अर्थात जो भी जिसके बारे में बात की जा रही हो सेंटेंस में वो उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर राम जो है वो उद्देश्य है, ये हमने बताया था। तो यहाँ पर हमने बोला कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बोला जाता है, तो राम के विषय में बोला जा रहा है कि राम बाजार जा रहा है। तो सेंटेंस का जो आगे का भाग है वो विधेय कहलाएगा, अर्थात विधेय जो कि हम उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात जो भी बात हम उद्देश्य के बारे में करेंगे वो विधेय कहलाएगा। अब जैसे हमने उद्देश्य विस्तार पढ़ा, अर्थात जो उद्देश्य की विशेषता को बताते हैं उसे हम उद्देश्य विस्तार कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम विधेय की विशेषता को भी पढ़ेंगे कि विधेय की क्या विशेषता होती है, अर्थात विधेय विस्तार क्या होता है। तो विधेय विस्तार बिल्कुल सेम विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द या शब्द समूह को विधेय विस्तार कहते हैं। देखिए, उसमें उद्देश्य की विशेषता बताई जा रही थी, इसमें विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों या शब्द समूह को विधेय विस्तार कहा जाता है। विधेय विस्तार कहा जाता है, अर्थात विधेय की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम विधेय विस्तार कहते हैं। और इसको हम कैसे समझेंगे विधेय विस्तार को, जैसे राम, हमने राम बाजार जाता है, मैं ये पढ़ा था कि राम बाजार जा रहा है, अर्थात राम उद्देश्य है और बाजार जाना विधेय है। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिखूं वह धीरे धीरे जाता है, या फिर वह बहुत अच्छी लड़की है। तो यहां पर जो धीरे धीरे शब्द है, क्योंकि वह की जगह कुछ भी हो सकता है, और धीरे धीरे जो शब्द है वो हमारा उद्देश्य विस्तार है। वह धीरे धीरे जाता है, जाता है शब्द क्या है, विधेय है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, विशेषता बता रहा है उसके जाने की, उसकी विधेय की। तो धीरे धीरे शब्द यहाँ पर विधेय विस्तार कहलाएगा। वह बहुत अच्छी लड़की है, अगर मैं यहाँ पर सीता, गीता, मीरा कुछ भी लिख दूं तो मीरा बहुत अच्छी लड़की है। तो मीरा अच्छी लड़की है, मीरा जो है वो उद्देश्य है, अच्छी लड़की है
वो विधेय है लेकिन बहुत अच्छी लड़की है, तो ये उसकी विधेय की विशेषता को बता रहा है, तो इसीलिए इसको विधेय विस्तार हम कहेंगे। तो अभी तक हमने जो घटक है वो भी हमने पढ़ लिए हैं, उसके बाद आगे हम वाक्य संरचना पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये सेशन है समय की कमी के कारण यहीं पर समाप्त हो रहा है। हमने वाक्यों के बारे में जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है, आप इसको घर में एक बार रिवाइज करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे वाक्य को किस तरह से बनाया जाता है, और उसके बाद हम सबसे मेन चीज वाक्य के भेदों को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी हिंदी व्याकरण का। तो इसके लिए हम मिलेंगे नए सेशन में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए घर में और प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।